Hello everyone, welcome to my channel. I'm Shakun. In this video we start chapter 10th, Gravitation, class 9th. So let's start with the first topic, that is 10.1, gravitation. We know that the moon goes around the earth and object when throw upward reach a central height and then fall. अब हमने देखा कि जो कोई ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, अगर चाहे हम डस्टर फेंके, चॉक, पेन, कॉपी, कुछ भी ऊपर की तरफ फेंके, कोई स्टोन फेंके, तो फिर वो नीचे आता है, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा आके। और जो मून है, जैसे मून है वो सन के जो अर्थ है उसके अराउंड घूमता है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन्स, जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा कि जो एक एप्पल है वो नीचे की तरफ गिरा, पेड़ से टूट के नीचे गिर गया वो। अब न्यूटन ने सोचा कि अर्थ, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, अब जब अर्थ है वो एक एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है, अपनी तरफ खींच सकती है, तो मून क्यों नहीं कर सकता। मतलब ये मून को, जो अर्थ है वो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकती। इज द फोर्स द बोथ, क्या जो फोर्स है बोथ केस में वो सेम है, सेम टाइम ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ दिस केस। क्या सेम टाइम ऑफ फोर्स, जो मतलब सेम टाइप है फोर्स का, वो रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों केसेस में। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, जब उन्होंने आर्ग्यू किया कि हर एक पॉइंट पे, ऑर्बिट पे, द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ in a straight line, so it must be attracted by the earth, but we do not feel। अब जब जैसे कि एक एप्पल है वो नीचे गिरा, तो एक जब मून है वो जब अर्थ के तरफ, चारों तरफ घूमता है, तो फिर वो क्यों नहीं नीचे गिरता। उन्होंने इसकी बात के बारे में सोचा। अब हम इसी का आंसर फाइंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपको एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है और एक स्मॉल स्टोन लेना है एट द एंड। एक थ्रेड लोगे और उसके एंड पे एक स्टोन बांध लोगे, उसके बाद आपको इसको ऐसे सर्कल में राउंड करना है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब हम थ्रेड को घुमाएंगे तो जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एक सर्टेन स्पीड से एंड चेंज डायरेक्शन, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा हर एक टाइम पे। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन चेंज होगी मीन्स इसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होगी। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, जो फोर्स है वो कोज है इस एक्सेलरेशन को, और जो बॉडी को है जो फोर्स, वो सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है टूवर्ड्स द सेंटर। देखो ये सेंटर है इस फिगर में, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जो ये फोर्स लग रहा है तभी ये पूरे सेंटर में घूम पा रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फोर्स लगाया है ना हमने, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स जो सेंटर पॉइंट पे फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स जब मूविंग ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज़ को राउंड शेप में घुमाते हैं, राउंडली घुमाते हैं, तो फिर उस पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से जो थ्रेड है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अब अगर ये फोर्स ना हो, ये फोर्स एब्सेंट हो, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अब स्ट्रेट मतलब जो ये फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रल, अब जो मून का मोशन अराउंड द अर्थ वो इस सर्कुलर फोर्स की वजह से ही है। इसी फोर्स की वजह से जो मून है वो अर्थ पे नहीं गिरता।
द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. इफ देयर इज नो सच फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं होगा तो मून वुड परस्यूज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन. जो मून है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे एप्पल गिरा था वैसे ही मून गिरता है इसकी तरफ. इट इज सेज दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मून, टुवर्ड्स द अर्थ. जो एप्पल गिरा था वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ था. डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? मतलब अर्थ को जो एप्पल है वो अपनी तरफ खींच सकता है. अब अर्थ ने तो एप्पल को खींच लिया था अपनी तरफ, क्या जो एप्पल है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच सकता है? अब हमने ये तो नहीं देखा कि जो अर्थ है वो मूव कर रही है एप्पल की तरफ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब अगर जब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये थर्ड लॉ फॉलो होगा. अब बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पर हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? फोर्स है वो एक्सेलरेशन फॉर अ गिवन फोर्स, किसी फोर्स के लिए एक्सेलरेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट. अब अर्थ है उसका मास तो बहुत बड़ा है, अब जो एप्पल है उसका तो अर्थ के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल मास है, बिल्कुल कम मास है. सो वी डू नॉट सी, इसी वजह से, क्योंकि जो एप्पल का मास है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से हमने जो एप्पल है उसे अर्थ को अट्रैक्ट करते हुए नहीं देखा अपनी तरफ, क्योंकि इसका जो मास है वो बहुत कम है. और यही आर्ग्यूमेंट हम कहेंगे कि इसी वजह से जो अर्थ है वो मून के भी चारों तरफ नहीं घूमती, क्योंकि मून का मास कम है, अर्थ का मास बड़ा है. अब सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स एक दूसरे के सन के अराउंड घूमते हैं. सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and planets. अब हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो सन और प्लैनेट्स के बीच में भी होगा. फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड दैट, अब इस फैक्ट के बाद न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स है not only does the earth attract an apple and moon but all, जो फोर्स जो अट्रैक्शन वाला है ये वो सिर्फ अर्थ ही एप्पल को अट्रैक्ट नहीं कर रही अपनी तरफ, मून ही अर्थ के चारों तरफ नहीं घूम रहा. इस यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. दीज फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन बिटवीन टू, इसी फोर्स को जब जो ये अट्रैक्शन होती है ना, जैसे कि एप्पल है वो नीचे गिर गया, हम किसी पेन को ऊपर फेंक के वो आके नीचे गिर जाता है, उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वो किस वजह से होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब हम इसमें पहले तो हमने, अब जो हर एक ऑब्जेक्ट है जो धरती की तरफ नीचे गिर रहा है धरती पे, अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. अब हम ग्रेविटेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे टॉपिक पे. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स इज प्रोपोर्शनल. अब हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, जो कि प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मीन्स बिटवीन देम. अब जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, इनका बीच का डिस्टेंस हमने d माना, ये a ऑब्जेक्ट है ये b ऑब्जेक्ट है. अब और इनके जो मासेस है, जो एक था ऑब्जेक्ट उसका मास है m, और जो b वाला ऑब्जेक्ट है उसका है स्मॉल m, और डिस्टेंस है d, ये फिगर में गिवन है. अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ मीन्स जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो हमें क्या कहता है? द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जो फोर्स होता है टू ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास थे हमारे पास m इंटू m, कैपिटल M एंड स्मॉल m. सो ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
बट जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मीन्स एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर के होता है। एफ प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, मीन्स जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। अब हम दो इक्वेशंस थे जो उनसे हमारे पास, दिस वन इक्वेशन एंड दिस वन इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करके हमने ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाई। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने जी क्यों लगाया, क्योंकि जी यहाँ पे कांस्टेंट को हटा के हमने जी लगाया। यहाँ पे जो जी है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हम इसे अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये डी है वो इस साइड चला जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो हमने यहाँ से क्या किया, हमने ना जो g की वैल्यू थी यहाँ से हमने g की वैल्यू निकाल ली। ये जो g है ना इसकी वैल्यू निकाली, तो यहाँ से ये बनेगा g इज इक्वल टू f इंटू डी अपॉन m। ये आ जाएगी हमारे पास g की वैल्यू। तो हम इसमें देखते हैं, देखिए g इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। द SI यूनिट ऑफ g, अब यहाँ पे जो g है उसकी SI यूनिट होती है एन एम स्क्वायर के जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इन अर्थ स्क्वायर। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फोर्स की यूनिट ली, डिस्टेंस एंड मास की, तो ये बन जाएगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर इनवर्स। अब जो वैल्यू है जी की वो फाइंड हुई थी 6.673 इंटू 10 टू की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी से स्क्वायर इनवर्स।